इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्वयं प्रभा चैनल पर अध्येताओं, आज आपका स्वागत है। अध्येताओं, बीपीएससी के इस खंड में आज जो कि 3 खंडों में विभाजित किया गया है, इसकी इकाई 10 या यूनिट 10 आज विषय है जिस पर हम विचार विमर्श करेंगे। इकाई 10 प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाओं के बारे में इसमें विचार किया गया है। आप जब अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे तो इसकी संरचना में इसके उद्देश्य, परिचय, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण, उसके मौलिक सिद्धांतों और व्यवहार में प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले तो हमें प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्देश्य के संबंध में कुछ जानकारी लेनी होगी। देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र जैसा इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, इसमें 2 शब्द लगे हुए हैं। एक है प्रतिनिधि, दूसरा लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो सामान्य आशय है वो जनता के शासन से है। आप अध्येताओं, आप भली भांति अवगत है कि आप इस समय एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देश में आप रह रहे हैं। आप इस बात से भी भली भांति परिचित होंगे कि इस भारत जैसे लोकतंत्र देश में जनता अपने लोगों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा ही शासन व्यवस्था में सम्मिलित है। ये जो जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, इन्हें ही आप प्रतिनिधि शब्द से जान सकते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो सामान्य आशय हुआ, एक ऐसा शासन जिसमें जनता स्वयं सम्मिलित न होकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होती है। इस पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के कैसे विचार हों, उन पर अन्य कौन सी विचारधाराओं के बारे में चर्चा की गई है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत क्या रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार होंगे, किस उद्देश्य से होंगे, इनके कारकों का परीक्षण किया जाता है। आगे इस पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, दुनिया में प्रचलित लोकतंत्र के एक रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र जाना जाता है। अध्येताओं, यहाँ समझने का जो विषय यह है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र केवल एक प्रकार है। आप इसको पूर्णतः लोकतंत्र ना माने, इसलिए यह लोकतंत्र का एक रूप है। लोकतंत्र 2 तरीके से शासन व्यवस्था में है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम इसे ही प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में कहते हैं या उसका समानार्थी शब्द है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उससे आशय है कि जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वह सम्मिलित होती है, यानी समस्त जनता अपना शासन स्वयं करती है। चूंकि ऐसा होना संभव नहीं हो पाता है, अब जबकि बहुत बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश हों, राष्ट्र हों, तो ऐसी व्यवस्था कर पाना जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, समस्त जनता एक साथ हो, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है।
इसलिए लोकतंत्र के एक दूसरे रूप को शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया, और यह जो दूसरा रूप रहा वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रहा, जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में जैसा नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को आवधिक चुनावों के द्वारा चुनते हैं। आवधिक चुनाव मीन्स जो टाइम टू टाइम या एक रेगुलर इंटरवल पर, एक समयबद्ध सीमा पर होते हैं, और यह चुनाव नागरिकों के द्वारा अपने मतों के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो अभी हम इस पर अध्याय में आगे इस पर चर्चा की जाएगी। नागरिकों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को उठाते हैं, जैसा कि आप संसद में और विधान मंडलों में देखते हैं। इसलिए यह एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के रूप में भी जानी जाती है। अगर हम इस बात पर विचार करें कि वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, तो उस संबंध में प्रतिनिधि लोकतंत्र को हम इसके गुणों के आधार पर या इसके कैरेक्टर्स के आधार पर कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जो कि आगे है। जैसे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र एक सीमित और अप्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन का एक रूप है। सीमित और अप्रत्यक्ष, यह जो दो शब्द हैं, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के विस्तार को समझा रहे हैं या बता रहे हैं। सीमित इसलिए कहा जा रहा है कि सीमित अर्थ में जनता की भागीदारी सरकार में बहुत मामूली होती है, अर्थात जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुन दिया या जिसका निर्वाचन किया, वह जाकर सरकार या शासन में सम्मिलित होता है, और फिर वही व्यक्ति सरकार में अपनी नीतियों को बनाते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के इच्छाओं के अनुरूप कानून बन जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की एक गुण सहित कैरेक्टर कहा जाएगा, जिसमें कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को लोकतंत्र तो माना जाता है, जनता का शासन माना जाता है, लेकिन यह एक लिमिटेड है, सीमित है, मर्यादित है। इसमें सीमित इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि जो जनता है, जो अपने वोट के माध्यम से प्रजातंत्र में सम्मिलित हो रही है, वह कुछ वर्षों बाद ही अपने वोट के अधिकार को प्रयोग कर सकती है। अर्थात कि जैसे भारत में 5 वर्ष के अंतराल पर जनता एक बार अपने वोट के माध्यम से सरकार को चुनेगी। इसके पूर्व उसके पास यह शक्ति कभी कभी किसी अपवाद स्वरूप ही प्राप्त होती है, जबकि सरकारें किसी कारणवश गिर जाती हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में, अमेरिका में या यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में समय समय पर जो चुनाव होते हैं वह एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं कि उनकी समय पूर्व, उससे किसी निर्धारित निश्चित समयावधि के पूर्व किसी प्रकार से भी वो जनता के पास अपने वोट देने की शक्ति का पुनः प्रयोग कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस
और अप्रत्यक्ष रूप इसलिए कहा गया है कि इसमें जनता अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करती, बल्कि जनता की दी हुई शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा चुने गए कुछ लोग ही करते हैं। जो चर्चा की गई उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र के ऐसे चरित्र की या ऐसे गुण की चर्चा की गई है जो कि यह कहते हैं कि अप्रतिनिधि लोकतंत्र तो सीमित है, अप्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है, तो इसका लाभ क्या है या किस प्रकार से यह प्रजातांत्रिक इसे कहा जाएगा। तो इस पर अगर अध्येता आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि अब प्रतिनिधि लोकतंत्र भी प्रजातांत्रिक इस अर्थ में है या लोकतंत्र इसमें विद्यमान इस आधार पर है कि प्रतिनिधित्व सरकार यानी जनता द्वारा चुने गए हुए लोग और जनता के बीच में एक विश्वासकारी और प्रभावकारी संबंध बना होता है। कहने का तात्पर्य अध्येताओं यह है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में आप अपने देश को ले सकते हैं, भारत में एक जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में इस प्रकार की एक व्यवस्था है जो ये कहती है कि जो जनता द्वारा चुने गए लोग हैं वह और जनता के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसमें वह जनता की अपेक्षाओं पर सदैव खरा उतरना चाहते हैं। तो अब हम इसके गुणों की चर्चा कर लें या इसकी खूबियों के बारे में। अध्येताओं, प्रतिनिधि लोकतंत्र की खूबियां आप स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप को प्रकट करता है। व्यवहारिक रूप से तात्पर्य यह है कि सिद्धांततः लोकतंत्र वह शासन स्वरूप है जिसमें जनता स्वयं पूर्ण रूप से सम्मिलित रही हो, किंतु व्यवहार में ऐसा हो पाना संभव नहीं होता है। आप अध्येताओं स्वयं इस बात को बखूबी जान सकते हैं कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश या अमेरिका जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में क्या संपूर्ण जनता अपने लिए स्वयं से शासन कर सकती? उत्तर होगा ऐसा संभव नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या किसी एक जगह पर बैठकर अपने लिए कानून नहीं बना सकती है। हालांकि उसके लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में रेफरेंडम और इनिशिएटिव आरंभ और प्रत्यायन के माध्यम से होता है, किंतु वहां भी प्रत्यक्ष रूप से समस्त जनता शासन में सम्मिलित नहीं होती। तो लोकतंत्र का जो व्यवहारिक रूप है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाता है, प्रकट हो पाता है, संचालित हो पाता है। जो इसका एक अन्य खूबी है अध्येताओं, वह यह है कि यह साधारण नागरिक को निर्णय लेने के भार से मुक्त रखता है। यह इसका एक दार्शनिक पक्ष भी है, जो व्यवहारिकता के आधार साथ साथ दार्शनिक भी है। यह दार्शनिक इस अर्थ में आप कह सकते हैं, साधारण नागरिक के क्षमता में यह बड़ा मुश्किल होगा कि शासन करने की नीतियों को या शासन करने के कठिनाइयों को वह समझ सके। ऐसी स्थिति में एक बौद्धिक वर्ग जो कि शासन कला में निपुण हो, उसके आंतरिक गुणों
के आधार पर वह शासन करने में सक्षम होगा, इस दर्शन को या इस योग्यता को प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक स्थान प्राप्त हो पाता है। तो निर्णय लेने के भार से साधारण जनता इसमें मुक्त रहती है। वह समय समय पर होने वाले चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर देती है, और प्रतिनिधि जो कि शासन नीति में कुशल हो, वह ऐसे कार्यों को करते हैं। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि राजनीति में श्रम के विभाजन का भी एक रूप बन जाता है। तो जो स्पष्ट है, आप अध्येताओं इस बात को जान सकते हैं कि श्रम के विभाजन की जो संकल्पना प्लेटो के द्वारा दी गई थी, वह प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोकतंत्र के में शासन करने वाले एक वर्ग को और शासित जो कि वह अधिकार किसी वर्ग को प्रायोजित कर दे रहे हैं, उनके वर्गीकरण को निश्चित कर रही है। जो अन्य खूबियां हैं उसमें साधारण नागरिक को प्रतिनिधि लोकतंत्र में साधारण नागरिक शासन व्यवस्था से जब दूर रहते हैं तो एक तरह की स्थायित्व बना रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक वर्ग या प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, वह संख्या में कुछ कम होते हैं और वह अपने द्वारा अपने विचारों के माध्यम से नीतियां निर्माण करते हैं, सरकार के द्वारा अपनी नीतियों को बनाते हैं, विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और इस प्रकार ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं कि मतभेद इतने अधिक हो जाएं कि सरकारें अपना कार्यकाल समय से पूर्व ही गवा बैठे। इस कारण सरकारें चलती रहती हैं, किंतु यदि साधारण नागरिक लोकतंत्र में सदैव अपना विचार देते रहेंगे या हस्तक्षेप करते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में सरकारों का या लोकतंत्र का स्थायी रूप से चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अध्येताओं, अब हम आगे निर्वाचक लोकतंत्र को जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र और निर्वाचक लोकतंत्र एक पर्याय या पर्यायवाची के रूप में ही जाना जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताएं निर्वाचक लोकतंत्र के रूप में हैं, या पूर्व रूप से ही जो खूबियां हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की, वही निर्वाचक लोकतंत्र की खूबियां हैं। लेकिन आप इसे पूर्णतः लोकतंत्र मान ले, ऐसा नहीं है। आप अध्येताओं सदैव उस बात पर ध्यान रखें कि लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक फर्क है। वह यह है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र लोकतंत्र का एक रूप है, जबकि लोकतंत्र का अर्थ है सीधा सीधा इसमें समस्त जनता शासन में सम्मिलित हो। ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र और लोकतंत्र में एक हल्का सा एक डिफरेंस है, एक अंतर है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक गुण लोकप्रिय सहमत की विचारधारा है, जिसको मतदान के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह अर्थात निर्वाचक लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र तब बन पाता है जब कि जनता अपने लोगों को निर्वाचित करके सदन में भेजती है। जब सदन में निर्वाचित करके भेज रही हो,
उसी समय यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को निर्वाचक लोकतंत्र के रूप में कहा जाता है। अर्थात निर्वाचक लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल एक स्टेज का या एक स्तर का है। एक स्तर पर निर्वाचक लोकतंत्र है जहां पर जब जनता उसे अपने वोट के माध्यम से इलेक्ट कर रही है, चुन रही है, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र उस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाएगा जिसमें निर्वाचन के बाद भी जनता शासन कार्य संपादित हो रहे हैं। तो इस प्रकार अध्येताओं प्रतिनिधि लोकतंत्र निर्वाचक लोकतंत्र का एक रूप होता है जिसके अंतर्गत लोकप्रिय चुनाव को राजनीतिक सत्ता के एकमात्र वैध स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऐसे चुनावों को राजनीतिक समानता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए। सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। बिना जाति, रंग, मत, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के आधार पर चुनावों को नियमित, खुला और स्पर्धात्मक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का सार है राजनीतिज्ञों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही। तो अध्येताओं, अब अगर आप प्रतिनिधि लोकतंत्र को केवल कुछ शब्दों में समझना चाहें या उसे व्यक्त करना चाहें तो वह इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि इस प्रकार है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र लोकतंत्र का एक रूप है जिसे हम निर्वाचक लोकतंत्र भी कहते हैं। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र लोकप्रिय चुनाव के द्वारा होता है। इसमें शासन सत्ता उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो कि वैध तरीके से चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा शासन करने के लिए चुने जाते हैं। ऐसे सभी चुनाव और ऐसे सभी प्रतिनिधि लोकतंत्र कुछ राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। अर्थात ऐसे लोकतंत्र और ऐसे चुनाव कुछ सिद्धांत पर होने चाहिए और वह सिद्धांत राजनीतिक समानता का, जिसका अर्थ है कि चुनाव सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार पर हो, बिना जात, रंग, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, चुनाव नियमित हो, खुले हो, स्पर्धात्मक हो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अध्येताओं, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, इसका जो वास्तविक सार है वह यह है कि जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हें सदैव जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही या उत्तरदायित्व प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक मौलिक दर्शन है, जिस दर्शन पर ही यह संपूर्ण प्रक्रिया व्यवहारिक रूप में होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दर्शन, आंदोलन, राजनीतिक दल और इन सब के बीच खुली प्रतियोगिता होती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से आशय है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में विभिन्न विचारकों द्वारा किस किस नजरिए से, किस किस दृष्टिकोण से
अपनी राय दी गई है, जिसमें उन्होंने यह व्यक्त किया कि प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में क्या है, किस प्रकार कार्य करता है और उसके कार्य करने की के तरीके क्या हैं। तो इस संबंध में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप यह पाते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण, जैसा कि राजनीति विज्ञान में होता है, सदैव हर सिद्धांत के लिए विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं और हर सिद्धांत के लिए विभिन्न दृष्टिकोण होंगे। सदैव किसी भी विचार के लिए, विचारधाराओं के लिए दृष्टिकोण होंगे, तो उसी प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र में भी विभिन्न दृष्टिकोण हैं। सर्वप्रथम तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है वह चुनाव के समय मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब इसी तथ्य को जो विचारक है वह उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि जब समय समय पर कानून के माध्यम से एक प्रक्रिया बनी हुई है और वह चुनाव भी किसी संस्था द्वारा कराया जा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह एक संस्थागत प्रक्रिया है। तो राजनीति विज्ञान में एक दृष्टिकोण है संस्थागत दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच या संस्थागत दृष्टिकोण के जो राजनीतिक समर्थक विद्वान हैं, उनके अनुसार प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वह संस्था प्रक्रिया है। अर्थात यह प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव होना, चुना जाना यानी निर्वाचित होना, निर्वाचित होने के बाद सरकार का बनना, सरकार बनने के बाद शासन का होना, शासन होने के बाद नीति का बनना, नीतियों का लागू होना, पुनः चुनाव होना, ये सभी एक व्यवस्थित तरीके से किसी संस्था के पार्ट्स हैं। और इस प्रकार संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थकों ने एक राय रखी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र एक संस्थागत तरीके का एक चुनाव शासन का स्वरूप है या शासन का एक प्रकार है। इसके देवताओं में जो जोसेफ शुम्पेटर जिन्होंने अपनी पुस्तक पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र में इस का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णय लेने में संस्थागत व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति लोगों के मत के लिए प्रतियोगी संघर्ष के आधार पर निर्णय करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात कि एक तरीके की संस्था बन चुकी है और उस संस्थागत तरीके में कुछ उम्मीदवार चुनाव के माध्यम से जनता के समक्ष जाते हैं, जनता उन्हें वोट देती है, वोट देने के बाद जनता अपने पसंदीदा लोगों को वोट देती है। जिसका वोट दे रही होती है उस समय उसको यह विश्वास होता है कि मेरे द्वारा चुने गए लोग जब संसद में जाएंगे तो वह मेरी ही विचारधारा को या मेरी ही नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह चुनाव के समय विभिन्न विचारधाराओं में प्रतियोगिता होती है, उसमें जो सफल उम्मीदवार होते हैं वह जाकर अपनी नीतियों को लागू करते हैं। अगले 5 साल के बाद पुनः यह प्रक्रिया चलती है और इस तरह यह संस्थात्मक रूप प्राप्त करते हुए यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है।
अब हम आगे चर्चा करेंगे अध्येताओं बहुलवादी दृष्टिकोण पर। बहुलवादी विचारकों में, जिसमें लास्की का नाम बहुत ही प्रमुख है, उनके द्वारा इस बात पर चर्चा की गई, जो बहुलवादी विचारक है GDH कोल, लास्की, इनके अनुसार लोकतंत्र स्वभाव से बहुलवादी दृष्टिकोण रखता है। अर्थात यदि जहां पर लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन है, यानी समस्त विचार, समस्त मत, इसका जहां प्रतिनिधित्व है वह लोकतंत्र, प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जहां तंत्र। अब अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पर बहुलता है। बहुलता मतलब बहुत अधिक संख्या, तो बहुलता है जिसे बहुलवाद कहा गया। बहुलवाद मीन्स यह हुआ कि शक्ति किसी एक हाथ में नहीं है, शक्ति के विभिन्न और कई स्रोत और केंद्र है, जिसका संकुचित अर्थ में तो बहुलवाद राजनीतिक शक्ति को बांटने का सिद्धांत के रूप में मानता है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि शक्ति चारों तरफ समान रूप से समाज में बिखरी हुई होती है, ना कि कुछ हाथों में। अर्थात बहुलवाद का कहना है कि जो राजनीतिक शक्ति है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वह समाज में समस्त लोगों के पास विद्यमान है, बिखरी है, और जिसको एक चुनाव के समय में कलेक्टिवनेस यानी कि समष्टि के रूप में एक पहचान प्राप्त होती है। बहुलवाद सामान्यतः राजनीति में समूह को तरजीह देता है, यानी समूह को प्रमुखता देता है। समूह का तात्पर्य बहुलवादियों के द्वारा कहा गया है कि प्रतिनिधित्व संगठित समूह, यानी समूह वो है जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह समूह आधारित हो सकते हैं किन आधारों पर? जातीय आधार पर, व्यवसायिक आधार पर, या किसी अन्य भी आधार पर। तो जातीय आधार या व्यवसायिक समूह आधार पर जो समूह होते हैं, वह समूह भी अपने अपने विचारों को चुनावों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीतियों को बनाने के रूप में के लिए जाने जाते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे संभ्रांतवादी। संभ्रांतवादी विचार या एलिटिस्ट विचार है। इनके विचारकों का मानना है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र एक अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक वर्ग जिनके पास शक्ति, धन या सुविधा औचित्यपूर्ण प्रकार से केंद्रित होते हैं, यानी संभ्रांतवादी विशिष्ट वर्ग या अल्पसंख्यक के शासन में विश्वास करता है। क्लासिक संभ्रांतवादी जैसे कि मोस्का, पैरेटो, मिशेल, इनके द्वारा विकसित हुआ है, जिन्होंने सामाजिक अस्तित्व के लिए विशिष्ट वर्ग के शासन को अनिवार्य और अपरिवर्तनशील तथ्य माना। इसे और अच्छे तरीके से इस प्रकार समझा जाए कि जिस प्रकार समाज विज्ञान में प्रबुद्ध जनों की एक व्याख्या है, एलिटिस्ट थ्योरी है, वह एलिटिस्ट थ्योरी प्रतिनिधि लोकतंत्र को जब व्याख्यात करती है तो उनके समर्थक यह कहते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में भले ही समस्त जनता समय समय पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हो, किंतु वास्तव में जो शासन शक्ति है वह सदैव कुछ लोगों के द्वारा ही की जाती है।
और यही जो कुछ लोग हैं वह अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक शब्द में अध्येताओं बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रयोग किया जाने वाला अल्पसंख्यक शब्द किसी जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक घोषित होते हैं उनको नहीं इंगित करता है, बल्कि यहाँ पर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक केवल संख्या के आधार पर है। अल्पसंख्यक मतलब जो कुछ संख्या में है। एल्टिस्ट थ्योरी कहती है कि कुछ संख्या में ही लोग जो विशेष योग्यता रखते हों वह ही शासन करने के लिए बने होते हैं और वही किसी प्रकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र में भी शासन करते हैं। तो इस प्रकार आप ये देखते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के ये विभिन्न जो दृष्टिकोण है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न विभिन्न विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के में प्रतिद्वंदी विचारधाराएं क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्थ और महत्व के संबंध में बहुत से अनेक विभिन्न विचार हैं जो विचारधाराएं और प्रतिद्वंदी विचारधाराओं के रूप में जानी जाती है, जिसमें सदैव सदैव पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विचारों द्वारा बात कही जाती है। अपने समर्थन में वो बात कहते हैं, वह समर्थन लोकतंत्र के महत्व के बारे में होता है, उसके अर्थ के बारे में होता है, जबकि दूसरी तरफ अन्य विचारक उसका खंडन करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, अपने अर्थ और महत्व को रखते हैं, और इस कारण वो प्रतिद्वंदी विचारधाराओं के रूप में लोकतंत्र को के बारे में व्याख्यात होते हैं। इस पर चर्चा करते हुए अध्येताओं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो प्रतिद्वंदी विचारधाराएं है उसमें समय समय पर जो विचारकों के द्वारा तर्क दिए गए हैं उसमें अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। जैसे बहुलवाद ने, संभ्रांतवाद ने यानी एल्टिस्ट थ्योरीज ने, नवदक्षिणवाद ने, मार्क्सवाद ने अलग अलग तरीके से प्रतिनिधि लोकतंत्र के महत्व को समझा है। हर कई राजनीतिक चिंतकों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को राजनीतिक संगठन के प्रत्येक अन्य रूप में साधारणतः श्रेष्ठ माना है, तो कुछ विचारकों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सरकार का एक प्रकार कहा है जो मानवीय अधिकारों को सबसे अच्छी तरीके से रक्षा करता है, क्योंकि यह मानवीय आंतरिक मूल्य और समानता के पहचान पर आधारित है। तो कुछ लोग मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक प्रकार है जो अधिकतर विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, क्योंकि यह सामूहिक ज्ञान और समाज की पूरी जनसंख्या की विशेषता से लाभ उठा सकता है। दूसरे व्यक्तियों का मत है कि लोकतंत्र स्थिर और टिकाऊ होता है, क्योंकि उसमें निर्वाचित नेता वैधता की मजबूत कसौटी से बंधे होते हैं। अभी भी कुछ अन्य की मान्यता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र आर्थिक विकास और संपन्नता के लिए सबसे अनुकूल होता है। कुछ ऐसा मानते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में मानव अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रतिभाओं का विकास करने में सबसे योग्य होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देता हूँ कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के महत्व के बारे में विभिन्न विचारकों द्वारा अन्य अलग अलग राय दी गई है और अलग अलग अपने तर्क दिए गए हैं जो कि प्रतिद्वंदी विचारधाराओं के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें आप बहुलवाद, जिसमें आप संभ्रांतवाद, जिसमें आप दक्षिणवाद, मार्क्सवाद विचारधाराओं को ले सकते हैं। किंतु कुल मिलाकर यह अवश्य है कि लोकतंत्र में
प्रतिनिधि लोकतंत्र को अभी भी श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। अब आगे चर्चा करते हुए हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत, इसका आशय यह है कि इसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि वास्तव में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वह किस आधार पर कार्य करता है या टिका होता है, उसका दर्शन क्या है। सिद्धांत का मतलब आप देता हूं, भलीभांति समझते हैं। सिद्धांत का अर्थ है वह तथ्य जो मान्य हो चुके हैं। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में ऐसे तथ्य जो सर्व स्वीकृत हो, ऐसे तत्व जिनके न होने पर प्रतिनिधि लोकतंत्र या लोकतंत्र को की स्वीकारोक्ति ही न हो, ऐसे वह कौन से तत्व हैं या तथ्य हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों में जो सर्वप्रथम है वह है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक मौलिक सिद्धांत है, अर्थात एक ऐसा तत्व है जिसके पर टिका हुआ है प्रतिनिधि लोकतंत्र का समस्त दर्शन, ये समस्त विचार। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? इसमें दो शब्द है, लोकप्रिय यानी जनता में की इच्छा द्वारा, संप्रभुता जिसका स्पष्ट आशय है जनता के द्वारा उसकी इच्छा से जिसे शक्ति दी जाए। अब लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ होता है सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है, यानी जो भी शक्ति जिसके पास अंतिम शक्ति है वह शक्ति वैध रूप में है, और वैध रूप में इसलिए है क्योंकि समस्त जनता ने अपनी इच्छा उसे उपलब्ध करा दी है या अपनी इच्छा दी है। लेकिन लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि समस्त जो शासन करने वाले प्रतिनिधि वह समस्त जनता के विचारों को इंगित कर रही हो या विचार उनके इच्छाओं को का प्रतिनिधित्व कर रही हो या उससे समस्त जनता का विश्वास प्राप्त हो। किंतु जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में के गुणों में ये प्रतिनिधि लोकतंत्र को यह विशेषता प्राप्त हो जाती है कि जब वह जनता द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं तो ऐसा यह माना जाता है कि चुनी हुई सरकार अब समस्त जनता की सरकार है और वह समस्त जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित नहीं है, क्योंकि लोकप्रिय संप्रभुता का जो जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, जनता को सूचना उपलब्ध हो और वाद विवाद होता रहे, बहुमत का शासन हो, अर्थात नीतियां बहुसंख्यक जनता की चाहत के आधार पर निर्धारित होती है। अगर ये व्यवस्थाएं या इस तरीके के गुण हैं तो वह लोकप्रिय संप्रभुता के रूप में मानी जाएंगी। तो भारत जैसे देश में भी आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ जब कोई सरकार चुनी जाती है तो वह साधारण बहुमत प्राप्त करती है। जो साधारण बहुमत प्राप्त करती है यानी बहुमत का शासन होता है। बहुमत का शासन करने से बिल्कुल आशय देता हूं, यह मत लगाइएगा कि बहुमत का मीन्स यहाँ पर यह हुआ कि किसी खास समुदाय या खास वर्ग या खास जनसंख्या जो कि बहुमत में है, अधिक संख्या में है, केवल उन्हीं का शासन होगा। बहुमत का शासन यह है कि चुनाव के माध्यम से जिस भी दल को शासन शक्ति प्राप्त हुई है
उसने चुनाव में साधारण बहुमत यानी कि दूसरे विपक्ष से अधिक मत प्राप्त किए हैं। यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन, इस तथ्य को आपको समझना होगा। एक और बात जो दर्शन की है वह यह है कि राजनीतिक समानता इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, रंग, लिंग या धर्म के भेदभाव के आधार पर जन मामलों का निर्वहन करने में समान अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन राजनीतिक विचारकों का मत था कि आर्थिक संदर्भ में ज्यादा असमानता अंततः राजनीतिक असमानता को जन्म दे सकती है। यानी रॉबर्ट डहल ने इस बात पर विचार किया कि राजनीतिक समानता आवश्यक नहीं है कि सभी को प्राप्त हो सके, क्योंकि अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक समानता मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ आलोचनाएं भी हैं। इन आलोचनाओं में जो समय अधिकतर बात कही जाती है वह यह है कि यह लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुसंख्यक निरंकुशता को जन्म देता है। बहुसंख्यक निरंकुशता स्वतंत्रता को चुनौती देता है। यहाँ पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इसके संदर्भ में जान लेना है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में सामान्यतः यह माना जाता है कि किसी धर्म, भाषा, संस्कृति या जाति समुदाय जिनकी संख्या में कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा, जिनकी संख्या अधिक है वह बहुसंख्यक कहे जाएगा। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वोट दिया जाता है, वोट के माध्यम से जो अधिक मत प्राप्त करता है वह विजयी होता है। तो ऐसे में यह हमेशा सोचा जाता है कि इसकी संख्या अधिक होगी, उसकी अधिक भागीदारी हो जाएगी, वह अधिक विजय प्राप्त होगा। हालांकि रॉबर्ट डहल ने अपने निष्कर्ष में कहा कि ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हुए जाने वाले चुनाव में वह अधिक से अधिक निर्वाचन में भाग लेकर और अपनी आवाज को अधिक से अधिक अपने विधायकों या प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाते हैं। आप देखते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव संस्था होती है जिसे आप चुनाव आयोग कहते हैं, जो आर्टिकल 324 में दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा की जाती है, नामांकन पत्र भरा जाता है, उसके बाद आवेदनों की जांच होती है, नाम वापसी होती है, अंतिम सूची का प्रकाशन होता है, प्रचार किया जाता है, वोट डाला जाता है और चुनाव परिणाम की घोषणा की जाती है। यह वह चुनाव प्रक्रिया है जिसमें सभी अध्येताओं ने कभी न कभी इस प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा होगा, और जब भी वह चुनाव के माहौल लोकतंत्र में अपने को सम्मिलित करना चाहे, सम्मिलित किया होगा, तब उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में अवश्य भाग लिया होगा। तो जैसे ही चुनाव आयोग मतदान की तिथि की घोषणा करता है, राजनीतिक दल अपने गतिविधियां प्रारंभ कर देते हैं और राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपनी तैयारी करते हैं। उस तैयारियों में वह अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। उम्मीदवारों का चयन करने के बाद उसका प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद जनता के समक्ष जाते हैं, जनता से समर्थन मांगते हैं और फिर निर्वाचन में उम्मीदवारी ताल ठोकते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। तो यह चुनाव की जो प्रक्रिया है, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ही प्रतिनिधि लोकतंत्र को आप संपूर्ण कर पाते हैं। इसमें
प्रचार करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग माध्यमों से प्रचार किया जाता है, जिसमें द्वारों पर पोस्टर चिपकाना, मुद्दों को पर्चों द्वारा बांटना, दरवाजे पर जाना, भाषणों का रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण करना आदि होती है। इस तरह बहुत सी तरीकों को करते हैं। आज जो एक चर्चा का विषय इसमें है कि लोकतंत्र और अलगाव। यह एक ऐसा विषय है जो वर्तमान में आ गया है कि क्या लोकतंत्र में जनता के द्वारा सहभागिता उत्साह के साथ की जा रही है या नहीं। यह एक ऐसा तत्व निकल कर आया है जिसमें विद्वानों ने अपनी चर्चा या विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं कि लोकतंत्र में अब एक जनता के एक वर्ग में अलगाव उत्पन्न हो गया है, और वह अलगाव इसलिए उत्पन्न हो गया है कि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अब उस प्रकार से उन्मुख नहीं हो पा रही है। आगे जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में सहभागिता और प्रतिनिधित्व का एक शीर्षक है जिस पर चर्चा की जा रही है। यह है कि लोकतंत्र में एक स्त्रियों की सहभागिता और प्रतिनिधित्व का क्या संबंध है। देखिए, लोकतंत्र यह बहुत ही नया एक प्रयोग है जिसमें यह है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है जिसमें समस्त लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा या उनके मतों को, उनके विचारों को समर्थन दिया जाएगा। किंतु लोकतंत्र में स्त्रियों को वह अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया बहुत वर्षों तक। हालांकि भारत में तो स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त रहा। जैसे ही भारत आजाद हुआ उसने स्त्रियों को मतदान दिया, किंतु दुनिया के समस्त जो कि लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण में जिनको प्रथम स्थान प्राप्त है, उन्होंने स्त्रियों को वह नागरिक सहभागिता प्रदान नहीं की। इसलिए यह बहुत ही विमर्श का विषय है कि क्या लोकतंत्र में हम समस्त जात समुदाय या लिंग को समानता के आधार पर वह स्थान प्राप्त करा पा रहे हैं जिसके लिए कि लोकतंत्र को जाना जाएगा। तो इसका निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अभी भी बहुत से लोकतांत्रिक देशों में वह स्थिति नहीं प्राप्त हो पाई है जो कि होनी चाहिए। तो अध्येताओं, निष्कर्ष तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो पाठ्यक्रम है वह हमें बताता है कि यह एक लोकतंत्र का प्रकार है और जिसकी एक व्यवहारिक प्रक्रियाओं में चुनाव और राजनीतिक दल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो अध्येताओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।